हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट कड़ी में हम लोग आज देखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सेक्शन था। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों अब हम लोग देखेंगे पूरे डिटेल के साथ कि क्या है IMF और किस प्रकार ये काम करता है, इसको क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है या क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस प्रकार ये अन्य देशों का मदद करता है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट लेंगे हम लोग IMF जो हमारा था, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कि 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट था IMF और वर्ल्ड बैंक, जिसे कहा भी जाता है ट्विंस ऑफ ब्रेटन वुड। तो 1944 में ये हमारा इस्टेब्लिश्ड हुआ और फोर्स में जो अपने काम करना शुरू किया वो किया दिसंबर 27, 1945, जिसमें मेंबर जो है अभी के देश टोटल देखें हम लोग तो 189 मेंबर्स हैं। मेंबरशिप लेने का जो सिंपल सा तरीका है कि अगर आप वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं तो आप ऑटोमेटिकली IMF के भी मेंबर होंगे, वैसे ही अगर आप IMF के मेंबरशिप ले चुके हैं तो आप वर्ल्ड बैंक के मेंबर होंगे। तो ये मेंबर्स की इनकी जो संख्या है वो अभी के डेट में है 189। सबसे पहला समझेंगे हम लोग इसके मेन फंक्शंस को कि IMF क्यों बना या IMF का काम क्या है। IMF का जो मुख्य काम है वो है कि वर्ल्ड को फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए आगाह करना या उन्हें इसके लिए वार्न करना, या अगर ऐसा किसी देश में लग रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली है तो उसकी संभावनाओं को देखकर उस देश को सजग और वार्निंग देना। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक्सचेंज रेट रेगुलेशन, जो मनी आपका एक्सचेंज होता है दूसरे देशों के साथ, उस एक्सचेंज रेट को आपको रेगुलेट करना इसका काम है। दूसरा है शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी लायबिलिटीज, जो दूसरे देशों की होती है, शॉर्ट टर्म की आपकी लायबिलिटीज होती है, उसे वो परचेज करता है। HDR एलोकेट करता है। HDR को हम लोग समझेंगे आज कि HDR क्या होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स इसे कहा। इसे एलोकेट करने का जो काम है वो IMF का है। और दूसरा है कि अगर BOP क्राइसिस किसी देश की होती है, अगर BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होती है, तो इन केस वो उस कंडीशन में उसका वो एक तरीके से कहो कि उस कंडीशन में वो उस देश को ऋण भी उपलब्ध कराता है। तो कहा जा सकता है कि बेलर है, ये उस समय उसका बेल देता है कि हम हैं, आप इसके अगर BOP क्राइसिस हो रही है, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट घट भी जा रहा है तो इन दैट केस IMF काम करती है। या सिंपल लैंग्वेज में समझो तो IMF भी लोन देती है, बट लोन देने के जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं और उस हार्ड लोन देने के कारण ही IMF को क्रिटिसाइज किया जाता रहा है। IMF को क्रिटिसाइज करने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो यही है कि ये लोन तो देती है, गरीब देशों को लोन देती है, डेवलपिंग कंट्रियों को भी लोन देती है, अनडेवलप्ड को भी लोन देती है। इसके लोन का परसेंटेज जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है। उसके बावजूद इसका जो लोन देने का कंडीशन है वो कंडीशन इतना ज्यादा हार्ड होता है जिसके कारण हमेशा IMF को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो कुछ कंडीशंस को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर IMF को कंडीशन की बात करना शुरू करें, जिस प्रकार इंडिया के केस में अगर बात करें तो इंडिया ने भी 1981 के फाइनेंशियल ईयर में और 91 के फाइनेंशियल ईयर में भी IMF से लोन लिया था। लोन लेने के जो कंडीशंस थे वो इतने हार्ड थे जिसके अगर हम लोग समझे, जैसे पहला बोला जाता है कि फिस्कल डिफिसिट उसका कम से कम होना चाहिए उस देश का, यानी कि आपका जो फिस्कल डिफिसिट हो वो मिनिमम हो। तो फिस्कल डिफिसिट जो हमने पहले भी पढ़ाया था आपको कि फिस्कल डिफिसिट ऑब्वियसली किसी भी डेवलपिंग कंट्री या अनडेवलप्ड कंट्री में फिस्कल डिफिसिट तो हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो उनका बजट बनता है वो बजट बनता है हमेशा आपके एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड बनता है। मतलब क्या हुआ कि हमारा खर्च कितना है, हम खर्चों को कैलकुलेट करते हैं और उस हिसाब से अपने इनकम को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो गारंटेड है कि जब वेलफेयर कंट्री कोई भी होगा तो उसके जो खर्चे होंगे वो ज्यादा होंगे कंपैरिजन टू उनके इनकम के। तो खर्चे जब ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली वहां फिस्कल डिफिसिट आएगा ही। तो IMF का जो कंडीशन है वो है कि फिस्कल डिफिसिट को कम से कम रखा जाए। दूसरा, रेवेन्यू डिफिसिट को भी कम रखा जाए। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबल होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट यहां पर भी बोला जा रहा है कि आपका स्टेबल होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपका एक्सचेंज रेट होगा, जो आपका
करेंसी एक्सचेंज रेट होगा वो, या आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा, जिस प्रकार हम लोग अपने इंडिया के बारे में बात करें तो जो हमारा इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई तय करती है अपने मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी में, तो वो जो रेट होगा वो रेट गवर्नमेंट ना तय कर, वो मार्केट बेसिस पर होना चाहिए। मींस क्या है कि आपका जो करेंसी एक्सचेंज रेट है और आपका जो इंटरेस्ट रेट वगैरह सब होगा सारा, वो मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस के साथ ही आईएमएफ लोन देना सुनिश्चित करती है। उसके साथ साथ दो बातें और बोलना है उनका कि आपके जिस देश को भी वहां से लोन लेना है तो उस देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी वो देखती है। मींस क्या है कि उसका जो कंडीशन है वो है कि वहां पर डेमोक्रेसी आना चाहिए, वहां पर डेमोक्रेसी होना चाहिए, साथ ही साथ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो लिबरल, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि 1991 में इंडिया में एलपीजी लागू की गई थी। मींस लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल रहेंगे हम हर जगह कानून नहीं लगाएंगे, हम कंपनियों पर लाइसेंसिंग या अदर किसी प्रकार के कानूनों में ढील देंगे, लूज करेंगे अपने कानूनों को। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे। मींस क्या होगा कि हर कुछ जो होगा वो सरकार का नहीं होगा, वो प्राइवेट होगा। मतलब पब्लिक इंफ्रा के अलावा हम प्राइवेट इंफ्रा को भी अलाउ करेंगे अपने इकोनॉमी में। तीसरा जो हमारा है वो है ग्लोबलाइजेशन, हम मार्केट को खोलेंगे, अपने मार्केट को विश्व के लिए खोल देंगे। तो एलपीजी लागू किया गया था 1991 में, भारत में भी एलपीजी आया था, जिसका हम लोग लगातार इसके विषय में हम लोग अपने 5 ईयर प्लान में भी देखे थे कि 1991 में हमारे देश में एलपीजी आया था। तो एलपीजी आने के पीछे का एक रीजन ये भी था कि आईएमएफ का जो कंडीशंस था हमारा लोन का, वो कंडीशन में एलपीजी भी एक कंडीशन है, जिस कारण से 1991 में इंडिया में एलपीजी लागू की गई थी। तो इतने सारे कंडीशंस के साथ ही आईएमएफ लोन उपलब्ध कराती है। तो आपका इंटरेस्ट रेट जो भी हो, एक तरीके से अगर आप देखो तो अगर आप कहते हो कि आपका एक्सचेंज रेट या आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट ओरिएंटेड होगा। मींस क्या है कि आप कहीं ना कहीं उस देश के इंटरनल मैटर पर भी दखलंदाजी कर रहे हो। जैसे आप बोल रहे हो डेमोक्रेसी होना चाहिए, तो ये उस देश का अपना स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को आप चेंज करने की बात कर रहे हो। तो आईएमएफ से लोन लेना इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत टफ काम है, कि आईएमएफ से लोन लेना, आपका इंटरेस्ट रेट आईएमएफ जो भी ले, बट उसके जो कंडीशंस है वो इतने ज्यादा टफ होते हैं कि उससे लोन लेना आसान नहीं होता है। आज के डेट में अगर हम बात करें तो हमारे देश पर आईएमएफ का कोई लोन नहीं है। हम लोगों ने जो लोन उनसे लिया था 91 में या 81 में, वो हमने पूरी तरह से चुका दिया। आज की डेट में भारत पर आईएमएफ का कोई लोन बकाया नहीं है, जबकि उल्टा चल रहा है कि अब आईएमएफ को भारत सपोर्ट कर रहा है। हम लोग देखेंगे इसको आगे भी कि किस प्रकार क्या हुआ था। तीसरा जो टर्म है वो समझेंगे इसके कंपोजिशन को, कि ये कंपोजिशन है आईएमएफ का, कि एक सबसे हेड होता है वो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो 24 मेंबर्स का कमिटी होता है, 24 मेंबर का, और लास्ट जो होता है वो होता है आपका बोर्ड ऑफ गवर्नर जो 189 कंट्री के गवर्नर मींस यहां पर क्या है कि उस देश का जो भी सेंट्रल बैंक होगा, जैसे इंडिया में आरबीआई है तो आरबीआई के गवर्नर इसके एक मेंबर होंगे। तो 189 कंट्रियों के जो सेंट्रल बैंक होंगे उसके जो गवर्नर होंगे वो इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर होंगे। यानी यहां पे 3 स्टेज में हमारा इसका कंपोजिशन चल रहा है कि पहला हो जा सबसे टॉप पर है वो है मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो 24 मेंबर्स का है, ये आपको पीटी के लिए भी याद रखना चाहिए, ये 24 मेंबर्स का है, और बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो 189 मेंबर्स का होता है। 189 मेंबर्स मींस जो उसके 189 मेंबर्स हैं आईएमएफ के, उसके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स। जो 24 मेंबर्स की है, ये 24 मेंबर्स में एक मेंबर यूएसए के हैं, दूसरा मेंबर जापान का है, तीसरा मेंबर चाइना का है। एक मेंबर तीनों कंट्री के हैं, यानी अमेरिका के एक मेंबर हुए, जापान के एक मेंबर हुए और चाइना के एक मेंबर हुए। बाकी यानी कि 24 में अगर हम बात करें तो 3 मेंबर तो यही हो गए, यानी बचे 21 मेंबर्स। तो 21 मेंबर्स जो हैं वो 21 मेंबर्स इन बचे हुए, यानी कि 189 में भी अगर 3 माइनस कर दें तो 186 कंट्रियों का ग्रुपिंग किया गया है।
186 कंट्रियों का ग्रुपिंग किया गया है, 21 ग्रुप में उसे बांटा गया। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया के साथ इंडिया है, भूटान है, बांग्लादेश है और श्रीलंका, इन चारों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया और इसके एक मेंबर इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बनेंगे। मींस क्या हुआ कि इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस 4 देश का एक ग्रुप बना और इस एक ग्रुप के एक मेंबर को हम इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स बनाए। मींस क्या हुआ कि अगर आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल को गौर से देखो तो यूएसए, चाइना एंड जापान का तो एक एक मेंबर, यानी एक व्यक्ति एक पूरे देश को, यानी देश का एक वैल्यू हो रहा है, बट यहां 4 मिलकर एक बना रहे हैं। तो आपको यही से समझ में आता होगा कि किस प्रकार आईएमएफ में देशों का, जैसे WTO में हमारा था कि 1 नेशन 1 वोट, इस कॉन्सेप्ट पे वो काम करती थे, बट यहां पर आपका अगर चारों मिलके वोट दिया, मान लो किसी चीज पर बहस हुई या किसी डिस्कशन में भाग लिया गया, तो अगर केवल इंडिया ने यस किया और बाकी ने नो कर दिया तो यस का जो परसेंटेज होगा इंडिया का वो 1/4 होगा। मींस एक देश एक वोट का कॉन्सेप्ट यहां पर काम नहीं करता है। यानी यहां पर इंडिया का जो वोटिंग होगा, अगर इंडिया मान लो किसी चीज में सपोर्ट कर रहा है तो उसका जो वोट काउंट होगा वो 1/4 होगा, ना कि 1 होगा। तो इस प्रकार से 186 कंट्रियों को 21 ग्रुप में बांटा गया है और उसके उस ग्रुप के एक एक मेंबर इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बनते हैं, जिसमें यूएसए, चाइना एंड जापान के एक एक मेंबर हैं। बाकी सभी कंट्रियों को ग्रुपिंग में बांट दिया गया है और इससे ऊपर एक जो होता है वो होगा हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये जस्ट WTO से ऑपोजिट काम इस मामले में कर रहा है। दूसरा आते हैं, हम लोग बात करते हैं एसडीआर पर। एसडीआर पर क्यों बात करना है? क्योंकि कोटा सिस्टम को हमको यहां पर समझना होगा। आईएमएफ में कोटा सिस्टम लागू है। एसडीआर जो है, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे कि एसडीआर क्या है, तो एसडीआर जिस प्रकार से हम डॉलर को जानते हैं, जिस प्रकार से हम रुपये को जानते हैं, उसी प्रकार एसडीआर भी एक, कह सकते हो, वर्चुअल टाइप की एक करेंसी है। मींस क्या है कि जैसे कि 1971 से पहले आईएमएफ का जो ऑफिशियल करेंसी था वो था डॉलर। आईएमएफ का जो ऑफिशियल करेंसी था वो था डॉलर। तो डॉलर को हम लोग जान रहे हैं, बट 1971 के बाद उसका ऑफिशियल करेंसी डॉलर को हटा दिया गया और उसके जगह पे लाया गया एसडीआर को। एसडीआर मींस क्या हुआ? एक प्रकार की एक वर्चुअल, मतलब हम एक इमेजिन कर रहे हैं एक करेंसी को, यानी एक करेंसी को हम इमेजिनेशन में ला रहे हैं, जिसका नाम दिया गया एसडीआर। इसमें 5 करेंसी को शामिल किया गया है, डॉलर को, यूरो को, चाइनीज योन को, जापान के येन को और पाउंड को। ध्यान से समझना कि इन 5 करेंसियों को मिलाकर हमने एक नया करेंसी डिफाइन किया, दैट इज नॉन एज एसडीआर। यानी एसडीआर को अगर हम सिंपल समझे तो क्या समझेंगे? एसडीआर एक इमेजिन या इमेजिनरी एक करेंसी है जो आईएमएफ की ऑफिशियल करेंसी मानी जा रही है। और इसको कैसे यूज करते हैं वो समझो। कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में, यूपीएससी वगैरह में डायरेक्टली आते हैं या आ सकते हैं कि आपको बताना पड़ जाएगा कि कौन किसका वेटेज कितना है। ध्यान दे देना, ये 2016 से 2021 तक के लिए, ये 5-5 साल के लिए इसका वेटेज तय किया जाता है कि कौन सी करेंसी का कितना वेटेज होगा। एक एसडीआर में जो वेटेज है, वेटेज जो दिया गया है वो दिया गया सबसे अधिक है डॉलर का 41.73%, यूरो का है 30.93, चाइनीज करेंसी युआन का है 10.92, जापानीज करेंसी येन का है 8.33 एंड स्टर्लिंग पाउंड का है 8.09। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लो कि एक एसडीआर कितना रुपये के बराबर होगा, एक एसडीआर कितना रुपये के बराबर होगा, इसको निकालने का जो तरीका होता है, जैसे मान लो कि डॉलर है तो मान लो कि $80 बराबर 1 रुपया हुआ, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 41.73% प्लस मान लो यूरो में है तो 90 रुपया बराबर 1 यूरो हुआ तो 30.93 एंड सो ऑन। इस तरह से कैलकुलेट करके इसे लाया जाता है। मींस क्या हुआ? जैसे कि मान लो कैलकुलेशन के बाद आया मान लो 45 रुपये, तो 45
एक SDR जो है वो 45 रुपये के बराबर होगा। ये मान के चलो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये वेटेज है। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहां पर 2-3 तरीके से आ सकते हो सकता है आपको ये सीरियल ऑर्डर ही पूछ दिया जाए कि बताओ इसको आप बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाओ। तो आपको याद रखना है सबसे ऊपर में है USA का डॉलर है, फिर यूरोपियन यूनियन का है यूरो, चाइनीज युआन है, जापान का येन है और लास्ट में आपका आता है स्टर्लिंग पाउंड। तो ये SDR को कैलकुलेट किया था। अब SDR कैलकुलेट हम क्यों करते हैं? जैसा हमने बताया कि IMF जो है वो कोटा बेस्ड है। जिस प्रकार WTO था वो था वन नेशन वन वोट, ये कोटा बेस्ड है कि कौन सा देश कितना पैसा जमा करेगा IMF में। जो जितना ज्यादा पैसा जमा करेगा उसके वोट का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो पैसे को जो IMF में आपको अपना जो अंशदान देना है, जो आपको पैसे जमा करने हैं, उस कोटे का निर्धारण जो होता है वो होता है हमेशा SDR में। अब कोटा कैसे निर्धारण होता है उसका भी एक रूल है, हालांकि डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी जैसे मान लो किसी कंट्री का GDP है तो GDP का 50% उसके कोटा को निर्धारण करने का जो तरीका है, GDP का 50% होगा। उसके यहाँ इकोनॉमिक डाइवर्सिटी कितनी है, मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिकली कितना वो डाइवर्सन है उसमें, तो उसका हो जाता है उसका 15%। फिर आपका आता है ओपन मार्केट कितना है, मींस क्या है, प्राइवेटाइजेशन कितना है, यानी कि वो विश्व के लिए कितना खुला हुआ है, उस पर उसको मिलता है 30%। और फिर उसको मिलता है इंटरनेशनल फॉरेक्स उसका कितना है, यानी अंतरराष्ट्रीय कोष उसका कितना है, उस पर उसको जाके मिलता है 5%। इस प्रकार से किसी देश के लिए यह कैलकुलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है और इसको जोड़ के उसका कोटा निर्धारण किया जाता है कि उसको कितनी राशि वहां पर SDR के रूप में जमा करनी है। और जितना ज्यादा उसका कोटा होगा उतना ही ज्यादा उसका वैल्यू, उसके वोट का वैल्यू होगा। तो जैसे मान लो कि अगर हम बात करें ओपन मार्केट, जैसे रसिया को देखो, रसिया में साम्यवाद मतलब कह लो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, या कहो कि उसके मार्केट क्लोज है तो उसका हमेशा परसेंटेज नीचे रहता है। तो इस प्रकार से कोटा का निर्धारण होता है कि कौन सा देश को कितना पैसा जमा करना है और वो पैसे जो जमा होंगे वो SDR के रूप में जमा होंगे। तो इस प्रकार IMF का कोटा का निर्धारण और SDR का कॉन्सेप्ट है। अगर टॉप कंट्री देखें जिनका मैक्सिमम SDR है IMF में, तो सबसे टॉप पर आता है USA, फिर जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली एंड 8th पोजीशन पर है इंडिया। ये आपका क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि इंडिया कौन से पोजीशन पर है। तो आपको याद रखना है कि इंडिया हमारा 8th पोजीशन पर है, जिसका कोटा अगर हम बात करें शायद वो 2.75 है। तो ये आपको क्वेश्चन पीटी में कहीं से भी पूछ सकता है, हो सकता है इसी में आपको दे दे कि आप इसी को सीरियल ऑर्डर को सजाओ, टॉप पर कौन है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो आपको यह भी याद रखना चाहिए कि कौन सी कंट्री आपके टॉप 10 में आ रही है, जिसमें आपको यह भी पता रहना चाहिए कि इंडिया जो हमारा है वो हमारा आज के डेट में 8th पोजीशन होल्ड करता है IMF में इस कोटे के अंतर्गत। यानी कि इंडिया का जो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो आज डेट में 2.75 है। मतलब क्या हुआ कि अगर इंडिया एक वोट दे रहा है तो उसका वैल्यू 2.75 हो रहा है। तो ये हमारा IMF का कॉम्पोजिशन था, किस प्रकार होता है। SDR का मीनिंग था कि SDR होता क्या है। SDR आपको फिर से बता रहे हैं, याद रखना, हमेशा कंफ्यूज मत करना, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। SDR आपका क्या है, एक इमेजिनरी करेंसी है जिसका यूज IMF अपने लिए करती है, जिसमें आपको 5 करेंसियों का वो एक तरीके से मिश्रण है। 5 करेंसी जो होंगे उसके वेटेज को देख लेना है, आपको इसके सीरियल ऑर्डर को याद रखना है कि ये सीरियल ऑर्डर किस ऑर्डर में ये है। और आज की डेट में टॉप 8 कंट्रियां जो हैं हमारी कौन कौन सी हैं वो आपको ध्यान देना है इसमें। तो ये था IMF का। अगर हम बात करें अब IMF में क्रिटिसाइज करने का जो रीजन है, वो तो रीजन सबसे पहला रीजन तो यही है कि यहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। जबकि IMF जब लोन प्रोवाइड करती है तो उस समय वो चाहती है कि जो देश को भी वो लोन दे उसमें वो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उस देश में डेमोक्रेसी आनी चाहिए, मगर खुद उसमें डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर वन नेशन वन वोट का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पर कोटा बेस्ड वोट का कॉन्सेप्ट चलता है। तो ये है। दूसरा है IMF को खड़ा करने के पीछे जो रीजन था वो रीजन था कि IMF रिसेशन को या फाइनेंशियल क्राइसिस को
देखेगी और उसे मेजर करेगी और उसके लिए उस कंट्री को वार्न करेगी। बट जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि 2008 में जब आईएमएफ पर ही फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जब इकोनॉमिक क्राइसिस में आईएमएफ खुद ही आ गई, तो जब ये अपने आप को नहीं बचा पा रही है, ये दूसरे देशों को क्या बचा पाएगी, जिस कारण से आईएमएफ को बहुत सारा क्रिटिसाइज किया जाता रहा है। तो ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट था, दो रिजल्ट था, एक था आईएमएफ, एक था वर्ल्ड बैंक, जिसका पहला पार्ट आईएमएफ को हम लोगों ने समझा कि किस प्रकार आईएमएफ काम करती है।